हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका स्टडी स्पार्क ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 6 का हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 एंशंट इंडिया कल्चरल, उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये वीडियो में सिर्फ एक्सप्लेनेशन रहेगा, इसका डिटेल जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो रहेगा वो बाद में अपलोड किया जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे दीदी क्वेश्चन के आंसर तो पता चलता है पर कभी कभी वो एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आता है, स्पेसिफिकली हिस्ट्री का। आज हम एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम टॉपिक्स क्या कवर करने वाले देखिए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लाइफ ऑफ द पीपल, साइंस, सेंटर ऑफ एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, इसमें हम देखते हैं क्या है अभी पहले। इन एंशिएंट इंडिया देयर वाज एन अनब्रोकन लिटरेरी ट्रेडिशन। दिस लिटरेचर वाज रिटन इन संस्कृत, अर्धम गदी, पाली एंड तमिल। तो पुराने जमाने में देखा जाता है तो बहुत सारे लिटरेचर हम अभी भी देखते हैं तो वो संस्कृत भाषा में रहते थे, पाली, तमिल या अर्धम गदी इस सब भाषा में रहते थे। पुराने जमाने का जो हमारा भारत है उसमें हम देखते हैं कि बहुत से लिटरेचर हुए हैं, तो वो लिटरेचर हम देखते हैं कि संस्कृत में, अर्धम गदी में, पाली या तमिल में लिखे गए हैं। तो उसमें कौन कौन से रिलीजियस लिटरेचर भी है, कुछ ग्रामर ट्रीटिसेस भी है, एपिक्स भी है, प्लेज, स्टोरीज, ऐसे सब कुछ है। हम कभी भी देखते हैं जैसे कि अभी कोई पुरानी ये हो कथा हो तो आज तक हम वो सुनते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लिखी गई थी जो हमें अपने दादाजी दादी जी ये सब सुनाते रहते हैं। तो अभी देखने वाले हैं कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से रहते थे लिटरेचर में। तो हम पहले देखने वाले हैं संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर क्या है पहले देखते हैं। इन साउथ इंडिया लर्न scholarly men of letters came together in assemblies called Sangham during different periods. The literature composed by these men is known as a Sangham literature and it is the most ancient literature in a Tamil language. It includes both prose and poetries. तो संगम लिटरेचर किसे कहा जाता है? संगम का मतलब रहता है लर्न मैन, मतलब जिसको सब कुछ पता हो, जिसको हर एक चीज का ज्ञान हो। तो वो जब लिटरेचर लिखता है उसके एक्सपीरियंस पे, तो उसे हम कहते हैं संगम लिटरेचर। और संगम लिटरेचर हमें ये एंशिएंट टाइम में तमिल लैंग्वेज में देखने को मिल रहा था, जिसमें सब कुछ रहता था, कथा भी रहती थी और साथ में कविताएं भी रहती थी। रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड अगम ग्रंथ, त्रिपिटक एंड भगवद गीता। जो रिलीजियस हम लिटरेचर उसे बोलते हैं। रिलीजियस लिटरेचर मतलब धार्मिक ग्रंथ। तो हम पहले अगम ग्रंथ के बारे में देखते हैं। द अगम ग्रंथास आर द जैन स्क्रिप्चर। तो ये जैन स्क्रिप्चर है जो रिटन इन अगम अर्धम गदी लैंग्वेज। जो हम देखते हैं जैन लैंग्वेज है पुरानी अर्धम गदी, उसमें ये लिटरेचर लिखा गया है। साथ ही साथ शौरसेनी एंड महाराष्ट्री प्रकृत लैंग्वेज में भी ये दिखाई जाता है। द टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर हैव बीन स्टेड एंड इंटरप्रेटेड दीज स्क्रिप्चर्स। इसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड महावीर ने जो भी हमें सिखाया है उसके बारे में हम इस लिटरेचर में देखते हैं। द नोटवर्दी अमॉन्ग द अगम ग्रंथास आर सम्य सूता बाय सिद्धन सेन दिवाकर, पौमचार्य बाय विमल सूरी, समय चच कहा बाय हरिभाद्र सूरी एंड कुवलयाम मलकहा बाय उद्योतन सूरी। तो ये जो ग्रंथ है अगम ग्रंथ ये लिखे गए हैं और ये किसने लिखे हैं इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अभी देखने वाले हैं त्रिपिटक क्या होता है। त्रिपिटक मतलब एक बुद्धिस्ट रिलीजियस वर्क इन पाली। पाली एक लैंग्वेज है। त्रिपिटक मतलब ये होता है विच डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। अभी ये कौन से पार्ट है ये हम देखते हैं। तो पहला पार्ट है विनय पिटक, दैट प्रिस्क्राइब्स द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द बुद्धिस्ट संघस। मतलब जो बुद्धिस्ट संघ है उसको कैसे ठीक से रूल्स रहते हैं उसके, वो सब इसमें दिए गए हैं, कैसे रूल्स से वो चलेगा। सुत्ता पिटक आर द कॉमन टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। मतलब जो भी बुद्ध ने सिखाया है वो इसमें रहता है, जो रूल रहते हैं वो विनय में रहता है। और अभिधम्मा में क्या रहता है? तो सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। तो जो भी एनालिसिस रहता है उनका वो सब इसमें हम देख सकते हैं। अभी आता है भगवद गीता। The Bhagavad Gita tells us that each one of us should do our duty without expecting rewards. It also says that the path of devotion to God is open to all.
इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता में हमें ये बताया गया है कि हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। ये सोच के नहीं करना है कि नहीं अभी मुझे जाके इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये नहीं तो हम अपनी मन की अच्छाई के लिए हमें वो अच्छा कर्म करते रहना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। नहीं तो हम कैसे करते हैं कभी कभी, नहीं मैं ये कब जब करूंगा जब कोई ना कोई चीज होगी तो ही। तो हमें भगवत गीता ये सिखाती है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इट ऑल्सो सेज द पाथ ऑफ डिवोशन टू गॉड इज ओपन टू ऑल। अभी इसमें ये भी बताया गया है कि गॉड वो सबके लिए है, भगवान सबके लिए है, तो उसका जो भी रास्ता है वो भी इसमें सब दिया ही गया है। Adi Shankaracharya, he wrote commentaries explaining the Upanishad, Brahma Sutras and the Bhagavad Gita. तो आदि शंकराचार्य ये इसने क्या लिखा, इन्होंने लिखा है उपनिषद, ब्रह्म सूत्रस और भगवत गीता, मतलब इनका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इन्होंने दिया है। अर्थशास्त्र, Kautilya wrote the Arthashastra in which they discuss at length that constitute an excellent administrative system. अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे हो इसके बारे में कौटिल्य इन्होंने अर्थशास्त्र में लिखाया गया है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है कि हमारी जो भी रोज के जीवन में जो भी व्यवहार होते हैं, वस्तु सेवा उत्पादन वितरण विनिमय, उन सब का जो हमें ज्ञान रहना चाहिए उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो कौटिल्य ने ये सब हमें बताया गया है। क्रिटिसाइजेस ऑन अ ग्रामर, द ग्रामेरियन पनीस आर द अष्टाध्यायी is considered the standard work on a Sanskrit grammar. Mahabhashya was written by Patanjali. It explains the concept of presented in Panini's Ashtadhyayi. तो ग्रामेटिशियन था पनिनीज, उसने अष्टाध्यायी में जो भी संस्कृत ग्रामर है वो सब दिया गया है, और महाभाष्य जो है वो पतंजलि ने लिखा है, और उसमें हमें ये बताया है जो भी कंसेप्ट है पन्नीज ने दिए गए हुए अष्टाध्यायी में वो सब इसमें दिए गए हैं। अर्श एंड क्लासिकल epics देखने वाले हैं। रामायण एंड महाभारत आर द टू अर्श epics ऑफ एंशिएंट इंडिया। रामायण was composed by the ऋषि वाल्मीकि and महाभारत has been composed by the व्यास। तो हमें जैसे कि पता है रामायण और महाभारत ये जो हमारे बहुत पुराने धार्मिक ग्रंथ है जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। तो रामायण ये लिखा है वाल्मीकि जी ने और महाभारत ये लिखा है व्यास जी ने। वंश and Kumar Sambhava by Kalidas, Kiratarjunya by Bharvi and Shishupalvat by Magha are the well-known compositions of the ancient period written in classical Sanskrit. तो पुराने वाले जो हमारे ग्रंथ है उसमें जो संस्कृत भाषा है उसमें हमें इनके भी कंपोजिशंस दिखाई देते हैं। इन्होंने गुरुवंश और कुमार संभवा जो कालिदास ने लिखे हैं, और कीर्तराजुन्या ये भारती ने लिखा है, और शिशुपालवत ये मग ने लिखा है। थिएटर, इंडिया हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टेलिंग स्टोरीज थ्रू सॉन्ग म्यूजिक एंड डांस। भारत मुनिज नाट्य शास्त्र कंटेन्स द एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन दीज आर्ट्स। नाट्य शास्त्र करके भारत मुनि जी का एक ग्रंथ है, उसमें हमें इस सभी चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि सॉन्ग्स म्यूजिक डांस। हमें आज भी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, तो सेम वैसे ही पुराने जमाने में भी उसके लिए ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखाए दिए हैं। अमॉन्ग द फेमस एंशिएंट संस्कृत प्लेज आर स्वप्न सावदत्त बाय भाषा एंड अभिजन शकुंतल बाय कालिदास। इनके जो पुराने नाटक है, प्लेज है जैसे कि हम बोलते हैं उन्हें, वो बहुत ही फेमस है, ये इन्होंने बताया है। जैसे कि शकुंतला का जो प्ले है वो आज भी हमें बहुत से जगह पे अगर आप देखें तो संस्कृत में, कोई भी संस्कृत नहीं हिंदी में भी हमारे पास मतलब शकुंतला की बहुत सारी बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं। नैरेटिव लिटरेचर, कुनाद्यास बृहत कथा रिटन इन द पैशाची लैंग्वेज इज वेल नोन। तो अगर हम नैरेटिव लिटरेचर्स देखें तो गुणाध्यास के बृहत कथा जो है वो पैशची जो लैंग्वेज में हम देख सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा का जो है पंचतंत्र एंड बुद्ध जकाता टेल्स आर द बोथ वेल नोन एंड एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ नैरेटिव लिटरेचर। ये नैरेटिव लिटरेचर के बहुत अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं पंचतंत्र। लाइफ ऑफ द पीपल,
एंशंट इंडिया में लाइफ ऑफ द पीपल कैसी थी, ये अभी हम देखने वाले हैं। देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी एज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाया लैंड एंड सी रूट. Society was divided into variety of castes. There were Shrinis, which were girls of artisans and traders. Cotton and on rare occasions silk and woolen garments are worn. During the Kushan period, the art of sewing clothes was learned. यहाँ पे बताया गया है कि पूरा पहले भी ट्रेडिंग वगैरह होती थी लैंड और सी रूट से, तो सोसाइटी भी बहुत सारे कास्ट में डिवाइड हो चुकी थी और वहाँ पे पुराने जमाने में वहाँ पे श्रीनिस भी रहते थे, विच वर गर्ल्स ऑफ आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स. कॉटन एंड ऑन रेयर ओकेजन्स सिल्क एंड वुलन गारमेंट्स भी सिलाई की जाती थी. और ड्यूरिंग कुशान पीरियड द आर्ट ऑफ सीविंग क्लोथ्स वाज लर्न, मतलब कैसे सिलाई की जाती है कपड़ों की वो दिखाई देता है. साइंस में अभी हम पहले देखने वाले हैं मेडिसिन. वर्क्स ऑन अ मेडिसिन वर also written during this period. These include Charka, Samita by Charak. Vagbhata too wrote on a medicine while Sushruta wrote on a surgery. Nagarjun described the various chemicals and metals in Rasaratnakara. अभी हम देखते हैं कि पहले भी मेडिसिनल बहुत सारे बेनिफिट्स लोगों को पता थे. बहुत सारे अभी जैसे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट रहते हैं और वो बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, पहले भी ऐसे साइंटिस्ट होते थे. तो वो कैसे काम करते थे, वो बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे कि इसके ऊपर ये मेडिसिन काम आ सकती है. जैसे कि वाघभट्ट जो है उन्होंने भी मेडिसिन के ऊपर लिखा है और सुश्रुता ने भी रिटर्न जो लिखा है सर्जरी के ऊपर. नागार्जुन जो है उन्होंने भी बहुत सारे केमिकल्स और मेटल्स के ऊपर लिखा है. उसका ग्रंथ का नाम भी यहाँ दिया है रसरत्नकरा. इसमें अभी आपको एक स्टोरी बताती हूँ. जैसे कि अभी हमको पता है कभी भी हमें कहीं पे लग गया तो हम हल्दी लगाते हैं. हल्दी कभी कभी अब गिर गए खेलते वक्त तो मम्मी आती है और हल्दी लगाती है. तो कभी सोचा है वो हल्दी क्यों लगाते हैं? क्योंकि हल्दी में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है. तो सेम हमारे यहाँ पे हम पहले से हल्दी लगाते हैं, ये भी रिटर्न कहीं ना कहीं लिखा है संस्कृत में. बहुत सारे पुराने ग्रंथ जो है मेडिसिनल लिटरेचर में जो आते हैं उसमें ये लिखा है. बट एट द सेम टाइम क्या हुआ, अभी कुछ ईयर्स पहले, मतलब बहुत सारे ईयर्स हो गए इस बात को, तो एक फॉरेनर कंट्री थी, उन्होंने क्लेम किया कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती है हल्दी में, तो हमें उसका पेटेंट दीजिए. पेटेंट मतलब जो भी रिसर्च रहता है उसका रिटर्न हमें सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि हाँ ये हमारे नाम पे लिखा है, मतलब हमने इसका इन्वेंशन किया है. ऐसे ऐसे वो कंट्री आ गया. पर हमारे यहाँ पे तो उससे पहले भी हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी करके यूज कर रहे हैं हल्दी का. तो वो जब उन्हें पता चला, ग्रंथ में हमें दिखाई दिया कि हाँ इंडियन ग्रंथ जो है उसमें लिखा है कि हल्दी का बहुत पहले से उपयोग करते हैं, तो उनका वो पेटेंट जो है वो कैंसिल हो गया. तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ यू ऑल. तो अभी हम देखते हैं मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या हुआ एंशिएंट इंडिया में. Indians were the first to use the numerals 1 to 9 and the number of 0. तो हमें पता है फर्स्ट हम क्या करते थे, 1 to 9 तक ही नंबर रहते थे. तो फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि अभी 10 के आगे फिर क्या करना होगा. 10 भी नहीं था तब, मतलब हमें जो भी चीज चाहिए थी वो हम 1 to 9 तक गिनते थे, साइड में रखते थे, फिर से और एक 1 to 9 में साइड में ऐसा रखना होता था. जस्ट जोक अपार्ट. फिर नंबर 0 आया, तो वो भी इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को वो 0 नंबर दिया. उसी से पूरी नंबर सिस्टम है, उसी से पूरा मैथमेटिक्स आया है. दे आल्सो इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम एज वेल. डेसिमल का मतलब आपको पता है, जैसे कि पॉइंट के नंबर जो होते हैं वो. आर्यभट्ट जो है और फिर हम देखते हैं वरम मिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स जो है जिन्होंने इनका इन्वेंशन किया है. सेंटर ऑफ एजुकेशन. तो अभी हम जैसे करते हैं कि अगर कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी हुई तो हमें उधर जाना रहता है, हमारे ये मन में रहता है, हमारा एम रहता है कभी कभी कि नहीं मुझे बड़ा होके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है. तो सेम पहले भी यूनिवर्सिटीज होती थी. तो कौन सी रहती थी देखिए, तक्षशिला, वाराणसी, वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला एंड कांची. तो हम पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं. तक्षशिला यूनिवर्सिटी was founded in the 4th century of BC. 4th century में ये थी
इट वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग इन अ वैदिक लिटरेचर। जो भी वैदिक लिटरेचर रहते थे, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी रहते थे, लॉजिक एंड इकोनॉमिक्स रहते थे, इससे रिलेटेड अगर लर्निंग चाहिए तो ये बेस्ट तब की यूनिवर्सिटी थी। इट्स नोटेबल एल्यूमनाई इंक्लूड चंद्रगुप्त मौर्य, चरका, जीविका एंड पाणिनि। अभी हमने अब तक देखा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चरखा, जीविका, पाणिनि, ये बहुत बड़े लिटरेचर थे। तो वो भी एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई का मतलब क्या होता है कि जो भी पहले के स्टूडेंट थे हमारे इधर, ऐसे इन्होंने भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। इट्स रेपुटेशन हैड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द एंशिएंट वर्ल्ड। उसका बहुत बड़ा नाम हो गया था इस यूनिवर्सिटी का। और फा हिन जो एक फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट भिक्खु था, जो विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी अराउंड 400 सी, तब उसने वो विजिट किया था। फिर आता है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी was the one of the greatest center of education in ancient India। अभी भी हम कहीं भी अगर आप गौर से देखें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम जाओगे ना, तो वहाँ पे वॉल्स पे ना ये यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे लिखाई दिए होंगे, बिकॉज दीज आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी उसी में से एक है। जो सब्जेक्ट रहते थे इसमें फिलोसॉफी, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, ये सिखाई देते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो केम टू नालंदा। मतलब बाहर की कंट्रीज से भी लोग आते थे नालंदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी हैड टू अपीयर फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम। मतलब जिन जिन को एडमिशन चाहिए उनको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी। ये नहीं कि कोई भी जाएगा और एडमिशन लेगा वहां पे। उधर एंट्रेंस एग्जाम होती थी और उसमें मेरिट के बेसिस पे वो एडमिशन होता था। द यूनिवर्सिटी कुड एकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एट अ टाइम। मतलब एक बार में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट की व्यवस्था वहां पे की जा सकती थी, इतनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग नेम धर्मपाल in the 8th century CE. It had 6 viras, each having its own separate entrance। मतलब ये जो था वो एक राजा ने, जो धर्मपाल है, इसने 8th सेंचुरी में बनाई दी थी। उसमें 6 विरास थे, उसमें हर एक का एक अलग अलग एंट्रेंस होता था। फिर आता है कांची। कांची जो है वो तमिलनाडु में है। इट इज एन इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द रेगन ऑफ पल्लवा डिजेंट्री 6th सेंचुरी। ये 6 सेंचुरीज में हम देखते थे जो पल्लवा डिजेंट्री थी तब। इट सर्व्ड एज अ सेंटर फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ वैदिक, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये इसमें हम देखते हैं कि जो भी वैदिक, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें ये पढ़ाते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Indian architecture flourished from the Maurya period and reached great heights during the Gupta period। मतलब जो भी हम आर्किटेक्चर देखते हैं, अभी आप कोई भी मंदिर में जाओ पुराने, अगर आपको कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि ये कितना अच्छा सा आर्किटेक्चर यहाँ पे किया गया है इसका, है ना, ये कैसा किया गया होगा। तो यहाँ पे भी यही बताया है, जो मौर्य पीरियड था तब से ये आर्किटेक्चर जो है उनको बहुत सी प्रचिति मिली है। There were stupas, virahas, temples and pillars of the stupas at the Sanchi was built by Ashoka। जो भी हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े पिलर्स है, स्तूप है, टेम्पल्स है, विरहस है, ये सब जो है वो अशोका से मतलब गुप्त मौर्य पीरियड में बनाए हैं बाय अशोका। The cave sculptures include those at Karla, Nashik, Junnar, Ajanta, Ellora and Gharpuri Islands। Ajanta is the famous for its cave paintings। अगर आपने कभी सुना होगा अजंता वेरूळ के बारे में या कार्ला लेनीज के बारे में, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत से बड़े बड़े वहाँ पे अलग से काम किए गए हैं, पेंटिंग्स किए गए हैं, जो अभी भी लोग वहाँ पे देखने जाते हैं। द 7 मीटर हाई रस्ट फ्री आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिकल स्किल्स। दिस पिलर बिलोंग्स टू द गुप्त पीरियड। मतलब गुप्त पीरियड के टाइम पे वहां पे एक पिलर बनाया गया था। कहाँ? मेहरौली, जो दिल्ली के पास है, जो 7 मीटर हाई है, रस्ट फ्री है आयरन पिलर। रस्ट फ्री का मतलब क्या? उस पर अभी तक गंज नहीं चढ़ा है। ओके, तो वो भी बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है इंडियन मेटलर्जिकल स्किल्स का। तो ऐसे करके हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, और सारी वीडियोस के लिए स्टडी स्पार्क ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, फिर से हर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।